आज हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पहले बात की, फिर उससे पहले हमने बात की थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर बहुत सारी डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स को करेक्ट किसने किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। अब उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बोहर आ गया। बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद है, यानी कि बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही बोहर्स एटॉमिक मॉडल बना है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट से ही बोहर ने अपने पोस्टुलेट डिराइव करवाए हैं थ्योरी के, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं, कैसे बात करेंगे कि ये देखें, यहाँ पर बीच में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके इर्द गिर्द क्या है? यहाँ पर बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द क्या है? शेल है। ठीक है ना, ये शेल है, ये शेल है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल है, ऐसे करके। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये वाला शेल है, एक ये वाला शेल है, और एक ये वाला शेल है, ठीक है ना। समझ आ गई। हम इस शेल की एनर्जी को लिख देते हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है। बोहर ने हाइड्रोजन एटम के ज़रिए से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस दरमियान में होता है और इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आमतौर पर होता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो उसके एटम के अंदर पहला शेल होता है ना, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे शेल में बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ अभी आपको बाद में समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 शेल हैं, तीनों के तीनों शेल्स की एनर्जी मुख्तलिफ है। इस शेल की एनर्जी है 5 जूल, इसकी है जी 10 जूल, इसकी है जी 15 जूल। अब उसके बाद 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल, ये है जी एनर्जीज़, शेल की एनर्जीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखें कि बोहर्स एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम इज़ कंसिस्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो उनसे प्रोटॉन की तादाद होगी वो भी एक ही होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। जिसमें यार हर एटम न्यूट्रल ही होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है उस एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एटम क्या होता है? पूरा न्यूट्रल ही हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है और न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है ये एटम, ठीक है ना। अब उसके बाद ये हाइड्रोजन एटम को इसने एक्सप्लेन किया। बोहर्स एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, मैंने बना दिया। अब उसके बाद द इलेक्ट्रॉन डज नॉट, ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट मूव इन द सेम ऑर्बिट। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है, जब एक ही शेल में मूव करता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल की तरफ ना जाए, जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ ना आए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के शेल्स के अंदर अपनी जगह चेंज ना करे, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन अपनी सर्कुलर मोशन को बरकरार रखे, तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करवाएगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। इसका दूसरा वाला पोस्टुलेट है। ईच ऑर्बिट हैज़ क्वांटाइज्ड और डेफिनेट एनर्जी। ये तीसरा पोस्टुलेट है कि हर शेल जो है वो अपनी फिक्स एनर्जी रखता है। यानी कि पहला शेल जो है वो 5 जूल एनर्जी रखता है, दूसरा शेल 10 जूल एनर्जी रखता है, तीसरा शेल 15 जूल एनर्जी रखता है। यानी कि एटम के अंदर जितने भी शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे शेल्स जो से हैं वो फिक्स एनर्जी के हामिल होते हैं।
ठीक है ना, 5 जॉल, 10 जॉल, 15 जॉल फिक्स एनर्जी होती है। हर शेल की एनर्जी डेफिनेट होती है। फिर आगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएगा ना, तो फिर इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इट इमिट एनर्जी। यानी कि जाहिर सी बात है, ये मेरी बात याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बाई हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कम है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि वो, उसको पता चल रहा है कि भाई मैं अपने भाई के पास आया हूँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ज़्यादा स्टेबल, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल फील करेगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी, मोर स्टेबल फील करेगा, ठीक है ना, मोर स्टेबल फील करेगा। और जाहिर सी बात है कि एनर्जी क्या होगी उसकी, कम ही रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ आया ना, इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ आया, तभी तो उसका न्यूक्लियस से फासला कम हुआ है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये आउटर शेल से इनर शेल की तरफ आया है, उस दौरान ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल की तरफ आया है, तो उस दौरान ये क्या करेगा, 5 जॉल एनर्जी खारिज करेगा। यहाँ पर इसकी 10 जॉल एनर्जी थी, 10 जॉल में से माइनस कर दो 5 जॉल, तो ये 5 जॉल एनर्जी खारिज करेगा। कितनी एनर्जी खारिज करेगा ये, 5 जॉल, ऐसे करके ये एनर्जी 5 जॉल खारिज कर देगा, ठीक है ना, 5 जॉल एनर्जी खारिज कर देगा। तो ये इस दौरान इसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होगी, ठीक है ना, समझ आ गई, एनर्जी कम हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखने वाली हैं, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, इनर शेल में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी 10 जॉल थी, जैसे ही इनर शेल में आएगा तो यहाँ पर इसकी एनर्जी 5 जॉल है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर 10 जॉल है, तो ये 5 जॉल एनर्जी खारिज करेगा, तभी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो सी है 5 जॉल एनर्जी किसकी फॉर्म, क्वांटम की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में खारिज करेगा, क्वांटम की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में खारिज करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये इस ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल की तरफ जाएगा, उस दौरान क्या करेगा, हायर शेल में, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा उस दौरान ये 5 जॉल एनर्जी खारिज जमा करेगा, यानी कि यहाँ पर इसकी 10 जॉल एनर्जी, यहाँ पर सबसे आखिर वाले शेल में 15 जॉल एनर्जी है, यानी कि आखिरी वाले लास्ट वाले शेल की जो सी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, यानी कि इस शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए 15 जॉल एनर्जी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में अपने आप को रिवॉल्व करवा सकता है। अगर 15 जॉल से कम हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जैसे गेंद नहीं होती, हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है, इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन 14 जॉल एनर्जी जमा करके लास्ट वैलेंस शेल में जाने की कोशिश करेगा ना, तो ये वापस से अपनी पहली जगह में वापस से आ जाएगा, यानी कि इसने जमा करनी है 5 जॉल एनर्जी, तभी ये आ सकता है वैलेंस शेल में। तो फिर ये क्या करेगा, तो ये पैकेट्स की फॉर्म में इस तरह से 5 जॉल एनर्जी को ऐड करवाता है अपने अंदर। 5 जॉल एनर्जी जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये वैलेंस शेल के अंदर अपनी जगह बरकरार रख सकेगा, ऐड हो गई। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, 15 जॉल एनर्जी है, ठीक है ना, 10 में जमा कर दो 15, यानी कि 10 जॉल एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन की थी,
उसने 5 जॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में इन्वायरमेंट से जमा की, तो इसकी होगी 15 जॉल एनर्जी। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की 15 जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा इन्वायरमेंट से पैकेट्स की फॉर्म में वेव की शक्ल में, तो फिर उसके बाद ही वैलेंस शेल में आ जाएगा। जैसे ही ये वैलेंस शेल के अंदर आ जाएगा, जैसे ही ये वैलेंस शेल के अंदर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये अपने आप को रिवॉल्व करवाना शुरू कर देगा, ऐसे 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 रिवॉल्व करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब ये मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा ना, तो यहाँ वैलेंस शेल से इस शेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है, फासला ज़्यादा है। ये दोनों भाई एक दूसरे से दूर दूर हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल महसूस ज़्यादा नहीं करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे स्टेबल महसूस ज़्यादा नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये वैलेंस शेल में चला जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। ये दो बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, याद करने वाली बातें हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट इट इमिट एनर्जी। ठीक है ना, समझ आ गई। ये वही वाली बात है जो उनसे मैंने अभी की है। अब उसके बाद ये वाली बातें हो गई हमारी क्लियर। अब उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं। आगे की तरफ ये है जी बात, ये मैं करने जा रहा हूँ कि ये देखें कि इधर 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 ये है कि द एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट इज़ डिटरमाइंड बाय, दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी है। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी है जी, इसको हम E1 का नाम दे देंगे, इसको हम E2 का नाम दे देंगे, इसको हम E3 का नाम दे देंगे। तीनों शेल्स की एनर्जी को हम E1, E2, E3 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद द एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट इज़ डिटरमाइंड बाय, हमने दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी को डिटरमाइन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी को डिटरमाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। कैसे डिटरमाइन करूँगा, ऐसे E2 में से माइनस कर दो E1 को, यानी कि 10 जॉल में से माइनस कर दो 5 जॉल, तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 जॉल एनर्जी, यानी कि 5 जॉल एनर्जी क्या होगी, 5 जॉल एनर्जी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है, हमें एनर्जी का फार्मूला पता है, E इज़ इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई आपको। E इज़ इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हमें पता है कि हमने दो शेल के दरमियान एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दो शेल के दरमियान एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे कि ज़्यादा, जिस शेल में एनर्जी ज़्यादा होगी उसको पहले रखेंगे, और जिस शेल में एनर्जी कम होगी उस एनर्जी को पहले बाद में रखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर H जोन सा है, H को हम कहेंगे ये क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -34 जॉल सेकंड। मैंने बताया हुआ है कैसे जॉल सेकंड यूनिट आया इसका, ठीक है ना, समझ आ गई। हमने एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो शेल के दरमियान एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे के हायर शेल में से लोअर शेल को, हायर शेल एनर्जी में से लोअर शेल एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी कि जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की है, जितनी एनर्जी उसने खारिज की है, ठीक है ना। यहाँ पर E2 से E1 में जा रहा है तो 5 जॉल एनर्जी खारिज करके ही जाएगा इधर, ठीक है ना। तो 5 जॉल इसने एनर्जी खारिज करेगा तभी ये जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों शेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं हायर शेल से, यानी कि हायर शेल क्या है, E3 है, हायर शेल एनर्जी में से माइनस कर दूँगा लोअर शेल एनर्जी को, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी, यानी कि यहाँ पर 15 जॉल है और माइनस कर दूँगा 10 जॉल,
तो यहाँ पर 5 जॉल एनर्जी, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये हायर शेल में जाएगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा तो ये 5 जॉल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हायर शेल में जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस E3 शेल में से E2 शेल में जाएगा, वापस ही इख्तियार करेगा, तो 5 जॉल एनर्जी खारिज करके ही जाएगा। ये जाहिर कर रहा है यानी कि 5 जॉल का फ़र्क आ रहा है। यानी कि एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 शेल के दरमियान, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 शेल के दरमियान, 2 शेल के दरमियान एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी है हायर शेल एनर्जी में से, हायर शेल एनर्जी में से माइनस कर देंगे लोअर शेल एनर्जी, ठीक है ना। ये है बस, ठीक है ना, समझ आ गई। ये इसका फार्मूला है कि कैसे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं 2 शेल के दरमियान, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है कि मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई बॉडी सीधा, यानी कि सीधा मूव करे ऐसे करके, तो उस दौरान उस बॉडी के अंदर सिर्फ मोमेंटम पैदा होता है, और मोमेंटम को ज़ाहिर करते हैं P=mv से। अगर कोई बॉडी सर्कुलर वे ऑफ मैनर में, यानी कि ये देखें, ये वट्टा है, ये वट्टा मैंने बांधा हुआ है। तो जब आप डोरी से वट्टा बांध कर ऐसे घुमाओगे ना, तो उस दौरान इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। कौन सा मोमेंटम पैदा होगा? एंगुलर मोमेंटम, यानी कि सर्कुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये होता है, mv वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और चूँकि ये जो सा मोमेंटम पैदा हो रहा है वो सर्कल में पैदा हो रहा है, और सर्कल में आपने यहाँ से डोरी को पकड़ा हुआ है और सर्कुलर वे ऑफ मैनर में आप बट्टे को घुमा रहे हो, तो डोरी का और आपके हाथ के दरमियान जो सा डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस, वो रेडियस भी आ जाएगा। और पी को हम सर्कुलर, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो एंगुलर मोमेंटम में हम मोमेंटम को पी से नहीं डोनेट करते, वहाँ पर हम एल से डोनेट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है, अब हम इसी चीज़ को, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ एंड द एंगुलर इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो इसके अंदर कौन सा मोमेंटम प्रोड्यूस होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोड्यूस्ड, तो फिर जो सी इक्वेशन आएगी वो ये वाली इक्वेशन आएगी, mvr=nh/2π। ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। इस इक्वेशन की वेरिफिकेशन आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, 3rd ईयर 4th ईयर, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखी है क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि m क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है कि 9.11 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी, ये v क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? ये रेडियस ऑफ, r क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। r क्या है? ये r, यानी कि ये r यार, ये r क्या है? यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये सर्कुलर इलेक्ट्रॉन जो सा ये सर्कुलर वे ऑफ मैनर में मूव कर रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना। ये आर है, जाहिर सी बात है
कि आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिट है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एन क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कोई सा भी ऑर्बिट नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, उसका कोई सा भी ऑर्बिट नंबर हो सकता है, एक से लेकर जोन सा भी है वो लिख देना इस एन की जगह, ठीक है ना। और एच क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और प्लांक्स कांस्टेंट जोन सा होता है उसकी वैल्यू आपको पता है कि 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड होती है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी, ये इसका लास्ट वाला पॉइंट था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद करना है। ये सेकंड लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी समझ आ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।